हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट तक क्लासेज पर। मैं संजय सियाग आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा रेलवे एलपी और टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ था आपको 9/8/2018 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। ये क्वेश्चन पेपर थर्ड होगा। जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी रेलवे एलपी और टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर पेपर की, उसका ये क्वेश्चन पेपर थर्ड क्वेश्चन पेपर होगा जो हुआ था थर्ड शिफ्ट में 9/8/2018 को। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच कम हो जाता है। तो मुंह का पीएच जैसे ही 5.5 से कम होता है, 5.5 से जैसे ही मुंह का पीएच कम होता है वैसे ही दांतों की सड़न स्टार्ट हो जाती है। अब ये पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की कितनी पावर है। और ये पीएच स्केल किसने दी थी? तो ये पीएच स्केल दी थी सोरेनसन ने। और बात की जाए रक्त के पीएच की, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त का पीएच कितना होता है, पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। और जैसे ही पीएच स्केल पर क्या होता है, 0 से लेके 14 तक नंबर लिखे होते हैं, बीच में यहाँ पर 7, यहाँ पर होता है उदासीन। जैसे ही 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर अम्लता बढ़ती है, और अम्लता बढ़ती है तो H+ आयनों की मान भी बढ़ता है। और जैसे ही 7 से 14 की ओर जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है, और क्षारीयता बढ़ती है मतलब OH- आयन की संख्या बढ़ती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड रीजनिंग का है। इसमें दिया गया है यदि एक कोड में यदि UNGI MMICKY को MIGNUYKCIM लिखा जाता है तो इसी कोड में COMPLEXITY कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे लिखा जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा, आपको दिया गया है वर्ड UNGIMMICKY। इसको क्या लिखा जाता है, आपको दिया गया है नीचे MIGNUYKCIM लिखा जाता है। तो आपको पूछा गया है COMPLEXITY कॉम्प्लेक्सिटी को क्या लिखा जाता है। तो यहाँ से आपको देखना है, देखो MI यहाँ पर ये रहा MI, GN यहाँ पर आ ये GN और फिर U, मतलब यहाँ से इसको यहाँ पर गिरा दिया, यहाँ से यहाँ पर डाल दिया, इसको यहीं पर रहने दिया, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। फर्स्ट 1 2 3 4 5 लेटर को, और ये सेकंड 1 2 3 4 5 लेटर, उनको उल्टे क्रम में लिखता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 फर्स्ट लेटर उनको L से शुरुआत करते हैं, LPMOC, और यहाँ से फिर Y से स्टार्ट होगा, YTIXE। अब LPMOC YTIXE ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर 4 में ये आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है कि भारत की विदेश खुफिया सेवा रिसर्च और एनालिसिस विंग रो के वर्तमान निदेशक कौन है। अब बात की जाए यहाँ पर रो की, तो रो के बात करें, ये 2018 में करंट का क्वेश्चन था। उस टाइम रो के निदेशक कौन थे? आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा होगा, अनिल कुमार दसमाना उस टाइम रो के अध्यक्ष थे। परंतु वर्तमान में यदि बात की जाए रो की, तो रो के हेड कौन है वर्तमान में? सामंत गोयल। कौन है वर्तमान में रो के हेड? सामंत गोयल, ये वर्तमान में रो के हेड है। अब रो की फुल फॉर्म तो आपने यहाँ पर देख ली होगी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रो की फुल फॉर्म रिसर्च एनालिटिकल विंग। अब रो की स्थापना कब हुई थी? तो 1968 में रो की स्थापना होती है। ये भारत की खुफिया एजेंसी है, वर्तमान में सामंत गोयल इसके हेड है। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा होगा किरण बेदी। ये किरण बेदी भारत की फर्स्ट महिला IPS ऑफिसर रह चुकी है, और पुदुचेरी की उपराज्यपाल भी रह चुकी है। अब इनको हटा दिया गया है वहाँ से। और बात की जाए ऑप्शन नंबर थर्ड अजीत डोभाल, ये है NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वर्तमान में NSA कौन है? अजीत डोभाल। और बात की जाए IB की, इंटेलेक्चुअल ब्यूरो, तो IB का हेड यदि पूछा जाए तो IB का हेड कौन है? तपन कुमार डेका। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड का 2018 के अनुसार देखा जाए तो उस टाइम रो के निदेशक कौन थे? अनिल कुमार दसमाना। और वर्तमान में रो के कौन है हेड? तो वर्तमान में रो के हेड है आपके सामंत गोयल।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। तो ये क्वेश्चन 2018 में आया था। उस टाइम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे, वे थे अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन। लेकिन 2019 में अभिजीत बनर्जी, पश्चिम बंगाल से है ये अभिजीत बनर्जी, इन्होंने भी अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार जीता था। इसलिए अब बात की जाए कि एकमात्र भारतीय नहीं है ये अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी को भी मिल चुका है नोबेल पुरस्कार आपके इकोनॉमी में। तो अब 2 भारतीय हो चुके हैं इकोनॉमी के अंदर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन था, तब केवल आपके अमर्त्य सेन को ही मिला था। लेकिन वर्तमान में 2019 में अभिजीत बनर्जी को मिलने के बाद नोबेल पुरस्कार पाने वाला एकमात्र भारतीय नहीं रह चुके हैं। ये अमर्त्य सेन एकमात्र नहीं है, अभिजीत बनर्जी भी जीत चुके हैं। तो उस टाइम के अनुसार इसका करेक्ट आंसर होगा अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाता है। अब दर्पण छवि के नियम क्या है? दर्पण छवि की बात की जाए तो आपको दिया गया समय या तो दिए गए समय को 11:60 में से घटा लो, या फिर दिया गया समय वो 23:60 में से घटा लो। अब समय यदि यहाँ पर दिया गया है 29, तो 29 को आप 11:60 में से घटाओ। 29 दिया गया है ना, इसको 11:60 में से घटाना है दर्पण छवि प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर 30, यहाँ पर 2, तो 2:30 दर्पण छवि प्रदान होगी जब घड़ी में 9:30 बज रहे हैं। तो इसकी सही दर्पण छवि, दर्पण में क्या समय दर्शाएगा? तो ये घड़ी दर्पण में 2:30 का समय दर्शाएगी। और जब बात की जाए जल प्रतिबिंब की, तो जल प्रतिबिंब में क्या करते हैं? या तो आप 18:30 में से घटा दो या फिर 17:90 में से, इनमें से आपको घटाना है। जब बात की जाए, आपको ये घड़ी दे दी जाए और इसका पूछ लिया जाए समय देकर कि इसका सही जल प्रतिबिंब क्या है, तो दिए गए समय को या तो आपको 18:30 में से घटाना है या फिर 17:90 में से। और दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए घड़ी का समय देकर तो 11:60 या फिर 23:60 में से दिए गए समय को घटाने पर जो समय प्राप्त होगा वह दर्पण प्रतिबिंब, और यहाँ पर जो समय प्राप्त होगा वह जल प्रतिबिंब का सही समय होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि निम्न हल करें। आपको एक बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है 22 माइनस 1/4, यहाँ ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट -5 माइनस फिर छोटा ब्रैकेट -48, यहाँ पर डिवाइड और फिर ब्रैकेट और अंदर -16 फिर मंझला कोष्टक। तो बोर्ड मास के नियम में हम सबसे पहले क्या करते हैं? छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ से 22 माइनस अंदर चला जाएगा -1/4, फिर मंझला कोष्टक रहने देता हूँ, ब्रैकेट में -48 है और ये बाहर वाला 48, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +48, और डिवाइड में यहाँ पर -16, ये बड़ा ब्रैकेट है, 22 माइनस 1/4, अब -5। इसके बाद हम क्या करते हैं? भाग, ये डिवाइड है, इसको सोल्व करते हैं। तो 16 48, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस का 3, अब 22 माइनस 1/4, और ये माइनस के कितने हो गए? माइनस के 8, और यहाँ पर बाहर माइनस के 1/4 है, तो इसको काटने पर कितना होगा? 2, और माइनस माइनस प्लस, तो 22 + 2 कितना हो जाएगा? 24, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। अब आपको एक कथन दिया गया है, इसमें बोला गया है, पहले यह प्रश्न पढ़ लो, बाद में कथन देखते हैं। प्रश्न में बोला गया x, y और z की औसत मजदूरी क्या है। आपको पूछा गया है कि x, y और ये z, इनकी औसत मजदूरी क्या है। और कथन फर्स्ट में बोला गया है y का वेतन x + z का आधा है। y का वेतन है वे x + z का आधा है। और सेकंड में बोला गया है कि x और y का एक साथ z से 40, x और y एक साथ z से 40 अधिक कमाते हैं। x और y एक साथ z से 40 अधिक कमाते हैं।
मतलब जेड में यदि 40 जोड़ दिया जाए तो एक्स प्लस वाई का वेतन जेड प्लस 40 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर बोला गया है कि जेड 500 कमाता है। यदि जेड 500 कमाता है तो एक्स प्लस वाई कितना कमाते हैं, एक्स प्लस वाई 540। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अनुसार 540 ही कमाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर सेकंड में बोला गया एक्स और वाई एक साथ जेड से 40 अधिक कमाते हैं। तो एक साथ जेड से 40, जेड यदि 500 कमाता है तो एक्स और वाई कितना कमाएंगे, 540। और हमें प्रश्न में पूछा गया एक्स वाई और जेड की औसत मजदूरी क्या है। तो कुल मजदूरी तीनों की कितनी हो गई, 1040। और औसत निकालना है तो 3 व्यक्ति है तो 3 का भाग दे देंगे तो इनकी औसत मजदूरी आ जाएगी। और ये केवल ऑप्शन नंबर हम सेकंड से ही निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कथन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है केवल कथन 2 पर्याप्त है जबकि केवल कथन 1 पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है संख्या 42869374 में 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर। स्थानीय मान जो संख्या जहाँ पर है उसके आगे कितनी संख्या है, मतलब जैसे 542 है, इसमें 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 5 से राइट साइड में जितने आगे जितनी संख्याएं हैं राइट साइड में उतने आप 0 लगा दो। तो 2 संख्या है राइट साइड में तो 2 0 लगा दिए तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, 500। क्वेश्चन में आपको संख्या दी गई है 4242869374 इसमें पूछा गया कि 9 का स्थानीय मान। तो 9 के राइट तरफ कितने अंक है, 1 2 3 4, तो कितने 0 लगाओगे, 4, 1 2 3 4, ये हो गया 90,000। 9 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान कितना है, 5 का तो स्थानीय मान 5 के आगे तो राइट साइड में कोई संख्या है ही नहीं। तो 5 का स्थानीय मान इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान खुद इकाई अंक जो हो वही रहता है। तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5। और पूछा गया है कि इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 90,995, इन दोनों का अंतर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। तो उठाए गए हथौड़े के उठाते हैं तो उठाने के बाद हथौड़े में कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है, तो हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी उठाए गए हथौड़े के अंदर संचित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जाता है। अब पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा की बात की गई यहाँ पर। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो पहले वेग कितना है v, फिर वेग कितना हो जाता है 2v। तो v का स्क्वायर करते हैं तो पहले कितनी होगी, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा 1/2 और m तो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर बात की जाती है v, तो पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी v, और फिर यहाँ पर v की जगह 2v रखते हैं तो बाद में कितनी हो जाएगी 4v। तो काइनेटिक एनर्जी पहले की तुलना में कितनी हो जाएगी, चौगुनी। तो 4e की ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जब वेग v से बढ़कर 2v हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। अब अम्ल की बात की जाए, एसिड के गुण कौन कौन से होते हैं। एसिड स्वाद में खट्टा होता है, H+ आयन देता है और नीले लिटमस को रेड कर देता है। ये मेन एसिड के गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोला गया है अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। हाँ, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड में बोला गया अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ये भी सही बात है। अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं। हाँ, अम्ल और क्षार को जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो यहाँ पर लवण, एसिड और बेस मिलता है तो साल्ट यहाँ पर लवण बनता है। ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ में कहा गया है कि अम्ल स्वाद में कड़वा होता है।
अम्ल स्वाद में कड़वा नहीं होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो अम्ल का गुण कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये अम्ल का गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि दी गई आकृतियों में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बन सकते हैं, तो वे समूह है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 9 आकृतियाँ दी गई है। तो आकृति आपको देखना है, आकृति 3, 6 और 9 ये डार्क है, तो इनका एक अलग समूह बन जाएगा। और फिर यहाँ पे देखना है आपको आकृति, यहाँ पे देख लो आप, सेम त्रिभुज वाली देख लो, 2, 5 और 8, 2, 5 और 8 इन तीनों आकृतियों में त्रिभुज की शेप दिख रही है। और बाकी बची 1, 4 और 7 इस समूह वाली आकृतियों में आपको यहाँ पर वर्ग दिख रहा होगा। तो ये समूह आपके बनेगा, यहाँ पर दिए गए 1, 5 और 7, 1, 5 और 7, 1, 5 और 7। इसमें एक मिनट में देखता हूँ, 2, 5, 8 वाला कहीं ऑप्शन है क्या? 2, 5, 8, 2, 5, 8 वाला ऑप्शन है नहीं। तो इसमें देखो 1, 5 और 1, 5 और 1 दी गई है आपके, 1, 5 और 7। इनमें क्या है, बाहर वाली आकृति और अंदर वाली आकृति एकदम सेम है। और 3, 6 और 9, 3, 6 और 9 वाली में क्या है, 3, 6 और 9 में डार्क वाली आ गई। और 2, 4, 8, 2, 4 और 8 इन तीनों में क्या है, वर्ग है, सॉरी वर्त है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, दीपाली ने कप का एक सेट रुपये 375 में खरीदा, लेकिन बाद में इसे पुराने स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 में बेचना पड़ा। उसे कितनी प्रतिशत का नुकसान हुआ? खरीदा कितने में? 375 में। बेचा कितने में? 345 में। तो नुकसान यहाँ से कितने का हो गया? 30 का। खरीदा था 375 में, 30 के नुकसान पर बेच दिया। परसेंटेज निकालना हो तो इसको 100 से गुणा करके परसेंटेज का यहाँ पर साइन हम लगा देते हैं। अब इसको काटते हैं, 25 से काट लेता हूँ। 25 एकम 25, 12, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, 15 दूना 30, 4 दूनी 8। तो दीपाली को नुकसान कितना हो गया? 8% का, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्व धारणाओं में से कौन सी अंतर्निहित है। युक्ति, शहर में पानी की कमी के कारण प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को अपनी पानी की खपत को 75% कम करने के लिए कहा है। अब पूर्व धारणा फर्स्ट में बोला गया है कि अधिकांश नागरिक अपनी पानी की खपत को कम कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि बोला गया है प्राधिकरण ने नागरिकों से क्या की, अपील की है ना। इसमें बोला गया शहर में पानी की कमी कारण प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को अपनी पानी की खपत को 25% कम करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर पूर्व धारणा अधिकांश नागरिक अपनी पानी की खपत को कम कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। और पूर्व धारणा सेकंड में बोला गया है, कई कार्यकर्ता प्राधिकरण द्वारा दी गई इस सलाह का विरोध कर सकता है। ऐसा थोड़ी होता है। प्राधिकरण ने कहा है कि शहर में पानी की कमी है, तो आपको पानी की खपत कम करना है, तो ये बोलने पर कोई विरोध थोड़ी करता है। तो पूर्व धारणा सेकंड गलत हो जाएगी, केवल पूर्व धारणा फर्स्ट ही करेक्ट होगी। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन नंबर 4 में है, केवल पूर्व धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, मानव नरु में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अंग है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। मेल में ये एक ही होता है और फीमेल में ये मूत्र मार्ग और एक के लिए अलग अलग मार्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने के लिए सूत्र होता है 2n स्क्वायर का। अब कक्षक होते हैं, कक्षा होती है k, l, m, n इस प्रकार होती है। k के लिए 1, n का मान l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4। हमें पूछा गया है कि m कक्षक में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो m में n का मान कितना रखूँ यहाँ पर? 3, 2 इंटू 3 3 9, तो 9 दूनी 18। तो m कक्ष में
अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हो सकते हैं? अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन शामिल हो सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात की जाए तो हिंदी में इसे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे जिंक ऑक्साइड, ये क्या है? एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी क्या है? एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा है एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वे कौन सी बीन है जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे? अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है 4/56, इसको मैं काट लेता हूँ। 4 चौक 16, 1/14, फिर 1/8 ऑप्शन नंबर सेकंड वाले से 1/8, और फिर ये तो कट ही नहीं रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड। अब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से आवर्ती दशमलव नहीं देंगे। आवर्ती दशमलव इसको मैं चेक कर लेता हूँ 1 मिनट। 0.8 एकम 8 2 8 दूनी 16 4 और 8 पंजे 40, 1/8 यानी 0.125। ये आवर्ती दशमलव आगे नहीं देगा। यहाँ पर जाकर ये 5 पर जाकर ये भिन्न शांत हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। इसमें बोला गया है जब हम आवैदिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? अब समूह आवर्त सारणी की यहाँ पर बात की गई है, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। अब आवर्त सारणी किसने दी थी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी, जिसमें 18 समूह थे। कितने थे? समूह, जिन्हें वर्ग बोला जाता है, और 7 क्या थे? आवर्त थे, आवर्त। अब पूछा गया है कि समूह में नीचे जाने पर क्या होता है? तो समूह में जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो कक्षकों का क्या होगा? आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि सेल की संख्या घटेगी। नहीं, सेल की संख्या जैसे जैसे नीचे जाएंगे सेल की संख्या बढ़ती जाएगी। फिर सेकंड में बोला गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। थर्ड में बोला गया सेल की संख्या बढ़ जाती है। हाँ, सेल की संख्या बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है उत्तक क्या है? अब उत्तक कोशिकाओं का, हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि उत्तक क्या है? कोशिकाओं का समूह है, उत्तक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। ये इसका उत्तक के लिए ये आपके उत्तक के लिए ये करेक्ट परिभाषा नहीं है। उत्तक की बात की जाए तो उत्तक की परिभाषा है कि उन कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है जो संरचना के साथ साथ कार्य में भी एक समान होती है। उन कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। अब ऑप्शन नंबर सेकंड में देखो, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान हो, जिनकी संरचना यानी दिखने में समान हो और कार्य में भी समान हो, उन कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। कि नहीं कि कोशिकाओं के समूह को। अब कोशिका संरचना में वे अलग हो सकती है, कार्य में अलग अलग हो सकती है, तो उन कोशिकाओं के समूह को उत्तक नहीं कहा जाएगा। उत्तक उन कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है जो दिखने में यानी संरचना में वे साथ साथ कार्य में भी एक समान हो, तो उन कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। किसी संख्या के 28% का मान 35 है तो वे संख्या है। अब 28% का मान कितना है? 35। तो वे संख्या कितनी है? संख्या कोई भी होती है, हम 100% मानते तो 35/28 इंटू 100। अब 7 का भाग देता हूँ मैं, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 4 का भाग 25 बार, 25 पंजे 125। तो वे संख्या क्या है? 125, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य ने 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी की जिम्मेदारी ली है? तो वे 39वें राष्ट्रीय खेलों की जिम्मेदारी भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य ने ली है? तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय ने 39वें राष्ट्रीय खेलों के मेज़बानी की जिम्मेदारी आपके ली है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है
दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। कथन दिया गया है स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है। अब वक्तव्य पहले में बोला गया है स्वाति का पति, ये स्वाति का हस्बैंड, स्वाति का पति नमिता की माँ का इकलौता पुत्र है। ये नमिता इकलौता पुत्र है तो ये नमिता पुत्री होगी, ये इनकी माँ होगी। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है, ये नमिता है तो नमिता क्या लगती है स्वाति। वक्तव्य फर्स्ट के अनुसार ये भाभी लगती है। वक्तव्य फर्स्ट के अनुसार नमिता के स्वाति यहाँ पर क्या लग गई, ये दोनों भाई बहन हो गए, ये भाई की पत्नी, तो इस नमिता की स्वाति क्या लग गई भाभी। ऑप्शन नंबर सेकंड में बोला गया है स्वाति का भाई, ये स्वाति, ये कोई स्वाति का भाई है, इधर बना देता हूँ वहाँ पर दिख नहीं होगा वो, यह स्वाति है, ये स्वाति का कोई भाई है। स्वाति का भाई और नमिता का पति, ये नमिता है, ये नमिता का हस्बैंड है, ये नमिता है। स्वाति का पति, स्वाति का भाई और नमिता का पति, ये चचेरे भाई है, ये दोनों भाई है, ये दोनों भाई है। तो ये आपस में देवरानी या जेठानी का संबंध इनके बीच आपस में होगा। तो सेकंड के अनुसार तो ये देवरानी जेठानी हो सकती है, फर्स्ट के अनुसार ये यहाँ पर भाभी लग रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए कथन का उत्तर देने के लिए या तो फर्स्ट करेक्ट है या फिर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृतियों के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर आपको ये फिगर दी गई है, फिर नीचे ऑप्शन में ABCD में 4 फिगर दी गई है। तो इनमें आपको बताना है कि रिक्त स्थान पर ABCD ये 4 फिगर नीचे दी गई है, इनमें से कौन सी करेक्ट होगी। तो ऑप्शन नंबर आपको सी में जो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ये पॉइंट, ये यहाँ पर क्वेश्चनवाचक स्थान पर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि निम्नलिखित वर्त चार्ट या पाई चार्ट में कुछ फसलों के वार्षिक उत्पादन टन में दिए गए। यदि कुल उत्पादन 9000 टन था, कुल उत्पादन कितना था 9000 टन था, तो चावल के उत्पादन की मात्रा टनों में कितनी होगी। यहाँ पर बात की जाए, ये वर्त चार्ट है, यहाँ पर चावल की पूछी गई है। तो यहाँ पर पहले कुल देख लेते हैं। 140 अदर है, 80 शुगर है, वीट कितने 100 है, और यहाँ पर राइस कितने हैं 40 है। तो कुल ऐड कर लेता हूँ मैं एक बार, 4 4 8 8 8 16 360। ये 360 किसके बराबर है, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग 360 किसके बराबर, 9000 के बराबर। और हमें पूछा गया है कि यहाँ पर चावल के उत्पादन की मात्रा टनों में बताए। चावल यहाँ पर कितने हैं, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग 40, तो मैं इस 9000 में 360 का भाग दे देता हूँ, और चावल की पूछी गई तो चावल कितने हैं 40, इससे मैं गुना करा देता हूँ। फिर ये कट गया 0 से 0, 9 चौक 36, और यहाँ पर 9 एकम 9, तो चावल कितने होंगे 1000 टन चावल हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1000, जो कि ऑप्शन नंबर आपको थर्ड में दिख रहा होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की। 26 में बोला गया है प्रश्न आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब चुने। अब क्वेश्चन में आपको ये फिगर दी गई है, इसका जल प्रतिबिंब पूछा गया है। तो जल प्रतिबिंब में इसको उल्टा करेंगे तो ये यहाँ से ऊपर है, उल्टा करने पर ये ऐसे होगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगी ये फिगर। ये आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 4 में बी दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। इसमें बोला गया है प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु खालिस्तान छोड़ा गया है, बोला गया मूल तत्व से बनी है। तो भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी होती है। 5 मूल तत्व कौन कौन से है, वे है जल फर्स्ट, सेकंड पृथ्वी, जल पृथ्वी, आकाश अग्नि, और फिफ्थ वायु। भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु जल पृथ्वी आकाश अग्नि और वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर बनी है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में ये 5 चीज़ें हैं, इनसे मिलकर प्रत्येक वस्तुएं बनती है। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। तो खेल के क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार कौन सा अवार्ड देती है, तो अर्जुन अवार्ड देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 4/5, 2/3 और 5/7 का एलसीएम कितना है। 4/5, 2/3, 5/7। जब आपको भिन्न वाला क्वेश्चन दे दे और पूछा जाए एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करते हैं, ऊपर वालों का तो एलसीएम निकाल लेते हैं और नीचे वालों का क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो ऊपर वालों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 और नीचे वालों का एचसीएफ कितना होगा। इन तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो तीनों में किसका भाग जाएगा, ये एक का ही भाग जाएगा। तो 20/1 20, ये इसका एलसीएम हो जाएगा इस पिन का। तो 20 आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि निम्नलिखित अभिव्यक्ति में उन चिन्हों की संख्या जिनके आगे अक्षर है और पीछे संख्या नहीं है। आगे तो अक्षर है और पीछे, जिनमें थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ आपको दिख जाए, आगे तो अक्षर है और पीछे संख्या नहीं हो, उन चिन्हों की बात करनी है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम ये डॉलर वाला चिन्ह दिख रहा होगा, इसके आगे तो संख्या है, सॉरी आगे इसमें बोला गया है जिनके आगे, तो क्या बोला गया, एक मिनट थोड़ा सा इधर लेता हूँ, जिसके आगे अक्षर है और पीछे संख्या नहीं है। अब डॉलर के आगे तो अक्षर नहीं है और इसमें बोला गया है जिसके आगे अक्षर है और पीछे संख्या नहीं है। अब डॉलर के आगे, यहाँ पर डॉलर दिया हुआ है, उसके आगे अक्षर भी नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। फिर चिन्ह की बात करते हैं परसेंटेज वाले की। इसमें क्या है, चिन्ह के आगे अक्षर है परंतु पीछे संख्या नहीं है, लेकिन इसमें आगे अक्षर है इस परसेंटेज के परंतु पीछे एक ये संख्या आ गई। फिर साइन की बात करते हैं हम हेज की। हेज में आगे तो अक्षर भी नहीं है, हेज में तो आगे अक्षर है भी नहीं। फिर बात करते हैं यहाँ पर एंड की। इसमें आगे तो अक्षर है और पीछे संख्या नहीं है, लेकिन इसमें पीछे संख्या आ गई, तो ये भी नहीं होगा। फिर ये बरोबर वाले में आगे अक्षर नहीं है। फिर ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें आगे अक्षर है परंतु पीछे संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर संख्या आ गई। फिर इस प्लस वाले की बात करते हैं, इसमें आगे अक्षर है और पीछे संख्या नहीं है, तो ऐसा चिन्ह केवल एक प्लस वाला ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक ही अक्षर ऐसा है जिसके आगे तो अक्षर है परंतु पीछे कोई संख्या नहीं है, ये प्लस वाला केवल एक ही साइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कमऊ की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 31, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नमिता गोखले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। इन्होंने अपनी पुस्तक थिंग्स टू लीव बिहाइंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है समिश्र चित्र के श्रेणी को उत्तर चित्र में से किसी एक उपयुक्त चित्र का चयन कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको पहले जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी फिगर आएगी, आपको आंसर में 4 फिगर दी गई है। अब यहाँ से देखो नीचे वाली आकृति को, यहाँ देखो इसको यहाँ पर डार्क कर रहा है तो 100%, इसको आगे क्या करेगा। अब नीचे वाली को देखो, जो डार्क नहीं है, डार्क यहाँ पर नहीं है उसको तो डार्क कर रहा है, और जो डार्क है उसको वापस डार्कनेस उसकी हटा रहा है। तो यहाँ पर पहले से डार्क है तो इसको डार्कनेस हटाएगा। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। फिर नीचे वाली में देखो डार्कनेस हटा रहा है नीचे वाली में, तो इसमें क्या होगा, डार्कनेस हटा रहा है लेकिन यहाँ पर तो डार्कनेस से सेम टू सेम ही रख रहा है। यहाँ से डार्कनेस हटाइए तो यहाँ पर क्या करेगा, डार्कनेस नहीं है तो यहाँ पर डार्कनेस देगा, और साइन को तो सही थे सेम ही रख रहा है। यहाँ पर साइन इसका इधर मुख है और इसमें एक का इधर है और एक का इधर है। फिर हम देखते हैं इस चिन्ह को ये सेम टू सेम नीचे लेकर आ रहा है, तो इस चिन्ह को ये कहाँ पर ले जाएगा,
ऊपर ले जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखो सेकंड में इस चिन्ह को ये ऊपर ले जा रहा है। और ऊपर वाला यहाँ पर पहले डायरेक्ट नहीं था तो डायरेक्ट किया, यहाँ पर डायरेक्ट है तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करेगा। और नीचे वाला ये चिन्ह ये डायरेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति 3420 में एक चाय का सेट बेचा जाता है जो लागत मूल्य से 43% कम था। इस पर 10% लाभ प्राप्त करने हेतु विक्रेता को सेट रुपये में अधिक बेचना चाहिए था। अब क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है जिसके पास पुराना स्टॉक है, उसको वह ख़त्म करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। और पुराने स्टॉक में उसके पास एक चाय का सेट है जो उसने बेचा है 3420 रुपये में, 3420 रुपये में, जो लागत से कितना 43% कम था। अब 43% कम था लागत से, इसका मतलब क्या हुआ 100 रुपये लागत था, अब 43% कम था तो बेचा कितने में 57 में। भाई 43% लागत से कम था, लागत 100% ही मानते हैं हम लागत, और 43% कम में उसने बेचा है तो बेचा कितने में 57% में। तो ये 57% किसके बराबर हो जाएगी 3420 के। तो 100% मतलब लागत कितनी है उसकी 3420 बटा 57 इंटू 100। अब इसका हम भाग दे देते हैं, कितनी बार जाएगा 34 6 तो 42 का 2 हाथ की 4 6 35 4 34, मतलब 6 बार भाग जा रहा है। इसमें 60 इंटू 100। उस चाय सेट का पैसे कितने लगे थे, उसकी लागत कितनी थी 6000, और उसने बेचा कितने में 3420 में, जो लागत से कितने परसेंट कम है 43%। अब यह पूछ रहा है कि इस पर 10% लाभ प्राप्त करने हेतु विक्रेता को सेट कितने में बेचना होगा। अब 6000 का था वे सेट, 10% लाभ प्राप्त करना है तो बेचना कितने में था 110 बटा 100, 00 से 00 कट गया, 11 सकड़ी 6600 में कितने में अधिक में बेचना था, बेचा कितने में 3420 में और बेचना था 6600 में 10% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो इनका अंतर मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ पर 08, यहाँ पर कितने बचे 5 यानी 1 और 3, 3180 रुपये में अधिक में बेचता तो उसको 10% इस सेट पर लाभ हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 3180, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है कि दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताइए इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। इसमें बोला गया है प्राकृतिक संख्या एक्स वाई जेड यू और वी में से कौन सी सम है। अब कथन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि एक्स वाई जेड यू और वी क्रमिक संख्याएं हैं, और कथन नंबर सेकंड में बोला गया है जेड विषम है। जेड क्या है विषम है, एक्स वाई जेड यू और वी। अब इसमें बोला गया है कि जेड विषम है, जेड यदि विषम है इवन है, ये सॉरी जेड क्या है विषम है आपके ओड है, ओड के बाद ये इवन ये ओड, और ओड से पहले ये इवन और ये ओड। और पूछा गया है कि प्राकृतिक संख्या में कौन सी संख्या सम है। तो यहाँ पर इवन कौन कौन सी है, ये इवन हो गई, ये इवन हो गई, ये ओड ये ओड ये ओड। तो वाई और यू यहाँ पर क्या हो जाएगी इवन हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कथन 1 और कथन 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है, एक स्रोत प्रतिरोध में V का विभवांतर बनाए रखता है, समय टी में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। तो ऊर्जा एक फॉर्मूला होता है H हीट, उष्मा H बराबर होता है I² RT। और यहाँ पर बोला गया है कि एक प्रतिरोध में विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है, एक स्रोत प्रतिरोधक में V का विभवांतर बनाए रखता है, समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पर V विभवांतर बनाए रखता है तो ओम का नियम क्या कहता है V बराबर IR।
तो आर की जगह मैं रख दूँ वी अपॉन आई स्क्वायर इंटू वी अपॉन आई इंटू टी, फिर आई से ये आई कट जाएगा तो आई वी टी। ये समय टी में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 में ये दिख रहा है, वी आई टी बोल दो या आई वी टी बोल दो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। अब डिग्री सेंटीग्रेड से हम केल्विन में बदलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड तो हम 273 इसमें ऐड कर देते हैं केल्विन में। डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में डिग्री सेंटीग्रेड को जब केल्विन में बदलते हैं 273 इस डिग्री सेंटीग्रेड में क्या कर देते हैं हम ऐड कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड कितना है 78, तो 8 3 11 7 7 14 1 15, ये 351 केल्विन हो जाएगा। 78 डिग्री सेंटीग्रेड को जब केल्विन में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 273 जोड़ने पर 351 केल्विन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया दी गई संबंधित जोड़ी के आधार पर अनुपस्थित शब्द जोड़ी सुने। यहाँ पर बाई की थर्ड फॉर्म में बोट, इसी प्रकार सट की भी क्या होगी, सट सेम ही रहती है थर्ड फॉर्म इसकी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है। तो ये चर्च आपकी किस शहर में स्थित है, सेंट पीटर्स बेसिलिका, तो ये आपके स्पेन की राजधानी मैड्रिड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है कि एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटों में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटों तक एक साथ काम किया, फिर बी ने काम करना बंद कर दिया तथा ए ने कार्य अंत तक जारी रखा। टैंक को भरने में कुल कितने घंटे, 13 घंटे लगे। ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं तो टैंक को कितने घंटों में भर सकते हैं, 10 घंटों में। और यहाँ पर बोला गया है कि ए और बी ने साथ काम कितने किया, केवल 4 घंटे, और इसके बाद 4 घंटे फिर बी ने काम करना बंद कर दिया था, ए ने अंत तक किया काम और टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लगे। तो 4 घंटे बी ने यहाँ पर काम कर लिया, तो फिर आगे बी कितने घंटे ए कितने घंटे कार्य करेगा। बी तो केवल 4 घंटे तक काम करके बंद कर देता है काम करना, आगे काम कौन करता है, ए करता है, तो आगे 9 घंटों तक ए काम करता है। तो यहाँ से इक्वेशन नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर आगे दिख रही नहीं होगी। ए प्लस बी इंटू 10 बराबर ए प्लस बी इंटू यहाँ पर ये 4 एक साथ काम करते हैं, फिर 13 घंटा बी तो बंद कर देता है, ए आगे करता है, तो 4 घंटा ए ने बी के साथ काम कर लिया और फिर 9 घंटे बचे उसमें ए ने अकेला काम किया। तो इसको यहाँ पर ए प्लस बी इंटू 10 है और यहाँ पर ए प्लस बी इंटू 4 है, इसको इधर ले आता हूँ तो ए प्लस बी इंटू कितना बचेगा 6 बराबर 9 है। तो 6a बराबर कितना, ये 6a 6b और 6a को मैं इधर भेजता हूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा 3a। 9a में से यहाँ पर 6a घटेगा तो कितना 3a और ये 6b है, तो b बटा a बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब कुल काम कितना a प्लस बी, 2 और 1 3, यहाँ पर रख देता हूँ 3 इंटू 10, कुल काम कितना है 30। और पूछा क्या गया है ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ए की एफिशिएंसी कितने की है 2 की, काम कितना है 30, तो कुल ए को कितने घंटे लगेंगे, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 घंटे कुल ए को लग जाएंगे। नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 15 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको एक इक्वेशन दी गई है, इसमें बोला गया है कि एक्स स्क्वायर यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब x माइनस 1 द्वारा विभाजित भाग दिया जाता है तो 15 शेष बचता है, और जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को x प्लस 1 द्वारा भाग दिया जाता है तो -1 शेष बचता है। फिर बोला गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। अब आपको फर्स्ट में दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब x माइनस 1 द्वारा भाग दिया जाता है तो 15 शेष बचता है। जब मैं इसमें से ये 15 शेष बचता है ये घटा दूंगा तो शेष बचेगा कुछ नहीं, 0 बचेगा। किस द्वारा भाग दिया जाता है, तब जब x माइनस 1 द्वारा भाग दिया जाता है, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर रख देता 1 प्लस ए प्लस बी माइनस 15 बराबर 0, तो यहाँ से a प्लस बी का मान कितना आएगा, यहाँ पर ये माइनस का 14 उधर जाएगा तो ये प्लस का 14। और नेक्स्ट इक्वेशन में बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को x प्लस 1 द्वारा भाग दिया जाता है
तो -1 शेष बचता है। इस -1 को मैं घटा देता हूँ तो शेष कितना बचेगा 0। और यहाँ पर भाग किसके द्वारा दिया जाता है x+1, तो x+1 बराबर 0। x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर -1, ये मान रखता हूँ तो 1 -b + a + 1 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से a - b बराबर कितना हो जाएगा, ये -2। फर्स्ट इक्वेशन में a + b बराबर कितना है 14। सेकेंड इक्वेशन में क्या है a - b बराबर 2। अब इसमें इन दोनों को जोड़ता हूँ तो यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ a और a कितना होगा 2a, यहाँ प्लस के 14 है माइनस के 2, तो यहाँ पर बचेंगे कितने प्लस के 12। तो a का मान कितना आ जाएगा 6 और a का मान यहाँ पर मैं 6 रखता हूँ तो b का मान कितना आ जाएगा 8। अब a² + b² का मान पूछा गया है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस यहाँ पर b में 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो 36 और 64 कुल कितने हो जाएगा 100। तो a² + b² का मान कितना हो जाएगा a² + b² बराबर 100। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो 100 कहीं दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पर 10 नहीं होना चाहिए, 100 इसका करेक्ट आंसर होगा। रेलवे ने शायद ऑप्शन यहाँ पर गलत दे दिए हैं, इसका आंसर करेक्ट आंसर 100 ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इसमें बोला गया है, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कथन दिया गया है लोगों की शिकायत है कि तैयार के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। अब निष्कर्ष पेस्ट में क्या बोला गया, लोगों को सलाह देनी चाहिए कि तैयारों के मौसम में वे यात्रा ना करें। ऐसा थोड़ी होता है, ये निष्कर्ष पेस्ट क्या है गलत है। तैयारों के मौसम में यात्रा नहीं करें ऐसी सलाह थोड़ी होती है देती है। सेकंड में निष्कर्ष नंबर 2 में बोला गया है कि सरकार को चाहिए कि वो तैयारों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बसों की व्यवस्था करे। हाँ, ये सही सलाह है, ये सही निष्कर्ष है सेकंड नंबर कि सरकार तैयारों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बसों की व्यवस्था करे। तो निष्कर्ष सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि निष्कर्ष फर्स्ट इसका करेक्ट नहीं होगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में केवल निष्कर्ष सेकंड ही सही बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में बोला गया है सिर्फ निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। ये किस कारण होता है, तो ये होता है ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, V = I/R। अब इसमें बोला गया है यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगुना हो जाता है, प्रतिरोध मतलब R, V/I = R, ये R दुगुना होता है, R दुगुना हो जाता है तो धारा I आधी हो जाती है। क्योंकि ये V कांस्टेंट रहता है तो R व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके I के, तो ये R डबल होगा तो ये धारा I कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी। R डबल होते ही धारा I कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी, क्योंकि I जब इधर आएगा तो I बराबर क्या हो जाएगा R/2, तो धारा कितनी हो गई आधी जब प्रतिरोध दुगुना हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राही को क्या कहते हैं। स्वाद का पता लगाने वाली अभिग्राही को क्या कहते हैं, रस संवेदी अभिग्राही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है जब नीचे के प्रश्न छवि के सामने आईना रखा जाता है तो दिए गए 4 विकल्पों में से प्रश्न छवि की सही दर्पण छवि कौन सी होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दर्पण रखा गया है, ये दर्पण, इसकी सही छवि कौन सी होगी। तो ये पॉइंट किधर आएगा, इधर पार्श्व परिवर्तन के कारण पॉइंट इधर आएगा। अब पॉइंट देखो इसमें इधर है, ये रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और इसमें साहब सॉरी ये तो राइट हो सकता है, 1 मिनट, ये रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर पॉइंट डार्क है और यहाँ पर डार्क नहीं है, तो ये ऑप्शन ही रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं ए और सी में से कौन सा राइट होगा। अब इसमें देखो यहाँ से डार्क है थोड़ा सा, और ए में भी इधर ये डार्क इधर आ गया, इसमें तो ये डार्क है ही नहीं, तो सी भी गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रही है छवि, ये इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में कहाँ पर दी गई है, सेकंड नंबर ऑप्शन में ए ये दिएगा, ए वाली छवि दी गई है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है। कोई मिश्रण है उसमें रेत और इधर बजरी, अनुपात कितना है रेत और बजरी का 17:8। जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना है, बजरी और सीमेंट का अनुपात है 6:17। आगे बोला गया है मिश्रण में रेत के साथ
सीमेंट का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर बजरी, यहाँ पर 6:17। अब हमें बताना क्या है, मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का, तो यहाँ से अनुपात निकलेगा। तो पहले इसको गुना करा देता हूँ n के रूप में, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये, तो 17×6। यहाँ से ये रेत का निकल के आ जाएगा। फिर 2 नंबर पे बजरी है, तो बजरी का कितना होगा, 6×8, जो हमें निकालना नहीं है। फिर 8×17, ये किसका आ जाएगा, सीमेंट का। तो ये बजरी और सीमेंट का अनुपात हो जाएगा। यहाँ से 17 काट दूँ, फिर 2 का भाग इसमें 3 बार और 2 का भाग इसमें 4 बार। तो रेत और सीमेंट का अनुपात क्या हो गया, 3:4, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया है, फरवरी 2018 से तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी है। अब तेलंगाना की स्थापना होती है आंध्रा से अलग होके 2 जून 2014 को। यहाँ पर तेलंगाना की स्थापना होती है 2 जून 2014 को, आंध्रा से अलग होगी, स्टेट बनता है। और तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री TRS, तेलुगु राष्ट्र पार्टी के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव, जो कि वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, और यही तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू, ये अपोजिशन की पार्टी के लीडर है। नेक्स्ट 47 की बात करते हैं। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो सार्वजनिक आपके गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी, कैपिटल जी, इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11। इसकी खोज की थी आपके हेनरी कैवेंडिश ने। किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। और हेनरी कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन की खोज की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें, एंटोनी एल लेवेजियर, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और आइजैक न्यूटन ने तो 3 गति के नियम दिए थे, और जॉन डाल्टन, इसने परमाणु सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत। किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया, यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकंड का समय लेती है, तो वेग v निम्न में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा। अब वेग बराबर क्या होता है, वेग बोल दो, वेग बराबर क्या होता है, चाल, या वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। वृत्ताकार पथ पर जाएगी, तो वृत्ताकार ये वृत्त है, इसका पूरा चक्कर लगाएगी, तो ये पूरा चक्कर, इसकी परिधि कितनी होती है 2πr। तो दूरी कितनी हो जाएगी 2πr, समय कितना t। तो इसका वेग का यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा 2πr/t। तो v बराबर क्या हो जाएगा 2πr/t, जो कि आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। नीचे दिए गए समीकरण में a की तरफ किन 2 अंकों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए ताकि समीकरण का बाह्यतम और दामहस्त दोनों बराबर हो जाएगा। आपको एक समीकरण दी गई है 5 + 3 × 6 - 4 / 2 बराबर 4 × 3 - 10 / 2 + 7। इसमें बोला गया है कि 2 अंकों को प्रतिस्थापित, ए की तरफ किन 2 अंकों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए ताकि समीकरण का वामहस्त और दामहस्त दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पर आपको देखना है, ए की तरफ 6 और 4, इन दोनों को प्रतिस्थापित करते हैं। 6 की जगह 4 और 4 की जगह 6 रखते हैं। तो 5 + 3 × 6 की जगह मैं 4 रख दूँ, -4 की जगह क्या रख दूँ, इस 6 को 6 / 2 बराबर 4 × 3 - 10 / 2 + 7। अब यहाँ से 5 प्लस, सबसे इसको सोल्व कर लूँ, 312 माइनस यहाँ पर 3 बराबर 12 - 5 + 7। तो 7 12 5 कितने हो गए 17, 17 - 3 कितने हो गए 14 बराबर, यहाँ से देखना 12 और यहाँ पर माइनस का 5 है, प्लस का 7 है, तो प्लस का 2, 12 2 14, 14 बराबर 14। तो यहाँ पर 6 और 4 इनको आपस में प्रतिस्थापित करने पर ये समीकरण की वैल्यू है जो बराबर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 4 में 6 और 4 इनको आपस में एक्सचेंज करने पर इस समीकरण की वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है, जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है
तब अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाइए। जब ये अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, यहाँ पर ये ध्रुव P और ये फोकस F, जब इनके बीच किसी वस्तु को रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब इस दर्पण के पीछे की ओर बनता है, आभासी और सीधा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया है यदि 123 × 356 बराबर 43,788 हो तो 1.23 × 0.356 का मान क्या होगा। अब यहाँ पर पहले वैल्यू दी गई है आपको 43,788, बाद में इसी संख्या के पॉइंट कितना, यहाँ से देखो 356, इनके आगे तीन संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 2 × 3 इनके बाद, यानी गुणज में भी 5 संख्या के बाद पॉइंट लगाना, 1 2 3 4 5, तो पॉइंट कहाँ पर आएगा यहाँ पर। अब ये आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया है दिए गए संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। पहले आपको शब्द दिया गया मेकिंग, MAKING, मेकिंग को लिखा जाता है KGMANI, और फिर बोला गया है CAPETO, केप्टो को क्या लिखा जाएगा, तो इसको क्या लिखा जाएगा देखते हैं। मेकिंग, तो यहाँ से देखो आप पहले के लिख दिया, फिर यहाँ से G लिख दिया, फिर M लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ से देखो पहले P लिख देंगे, फिर लास्ट वाला ये यहाँ पर G है तो यहाँ पर क्या है U, तो U आ जाएगा, सॉरी O है लास्ट में, ये O है तो यहाँ पर O आ जाएगा। इसके बाद क्या लिखते हैं, फर्स्ट नंबर वाला ये C है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C। इसके बाद ये सेकंड नंबर A है तो यहाँ पर ये A आ जाएगा, फिर इसके बाद सेकंड लास्ट है ये तो ये T है, ये आ जाएगा, और उसके बाद ये I है तो यहाँ पर क्या है E, तो यहाँ पर E आ जाएगा। तो POCATE, पॉकेट, आपको पॉकेट ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है कि अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के टीवी कार्यक्रम क्वांटिको में कौन सी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया, तो यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा ने अभिनय किया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया है एक रेलगाड़ी कोझीपेट से प्रातः 5 बजे चलती है और दोपहर 3 बजे बेंगलोर पहुंचती है। यहाँ कोझीकोड, यहाँ पर बेंगलोर, चलती कब है 5 बजे, पहुंचती कब है बेंगलोर 3 बजे। एक अन्य रेलगाड़ी इधर जाती है, एक अन्य रेलगाड़ी बेंगलोर से प्रातः 7 बजे चलती है और साढ़े 5 बजे कोझीपेट पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी आपस में कब मिलेगी, मान लीजिए दोनों रेलगाड़ियों की चाल एक समान है। अब चाल एक समान है तो ये सुबह 5 बजे चली, तो यहाँ पर कुल टाइम कितना लग रहा है इसको, कुल यहाँ से 5 से 5 कितने 12 घंटे 10 घंटे लग रहा है, और इसको कुल कितना टाइम लग रहा है 7 इसको 10 घंटे ही लग रहा है। टाइम तो दोनों को बराबर लग रहा है, लेकिन ये सुबह 5 बजे रवाना होती है और ये 7 बजे, तो ये यहाँ पर 2 घंटों में कितने 5 6 7 2 घंटे निकल गए। अब दोनों इसको 7 बज गए यहाँ पर आने में, ये 7 बजे प्रारंभ होती है, तो इनके बच्चे कितने 8 घंटे ही बचे ने। अब 4 घंटे ये चलेगी और 4 घंटे इधर से ये चलेगी, तो दोनों आपस में बीच में आके मिल जाएगी। तो 7 + 4 कितने बजे मिलेगी 7 4 11 बजे दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, प्रातः 11 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में खाली स्थान को भरने के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर आपको ये श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला में यहाँ से देखो पहले क्या कर रहा है, इस गुणा वाले चिन्ह को घटा रहा है, नेक्स्ट में इस प्लस वाले को घटा रहा है, तो यहाँ पर किसको घटाएगा, अब यहाँ पर आपके पॉइंट को घटाएगा, तो इसमें क्या स्थिति बनेगी इंटू और नीचे प्लस और 2 पॉइंट,
इस प्रकार की आकृति आपको कौन से ऑप्शन में दिख रही है? तो आपको यहाँ पर इस रिक्त स्थान पर ऑप्शन में देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये दिख रही है। 2 इंटू है, 2 प्लस है और 2 पॉइंट है। तो 2 इंटू, ये 2 इंटू रह गया, यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस और 2 पॉइंट ऑप्शन नंबर 3 में दिख रही है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है फरवरी 2018 से हैदराबाद की IPL टीम सनराइज हैदराबाद का मालिक कौन है? तो फरवरी 2018 में कलानिधि मारेन, ये आपके हैदराबाद की IPL टीम सनराइज हैदराबाद की मालिक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया है प्रश्न चित्र को उत्तर चित्रों में से उपयुक्त विकल्प के साथ पूरा करें। तो यहाँ पर देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 57 में आपको एक प्रॉब्लम फिगर दी गई है और नीचे आपके आंसर फिगर दी गई है। तो इस प्रॉब्लम फिगर में क्वेश्चन वाचक चिन्ह पर कौन सी आंसर फिगर करेक्ट आएगी? तो आप यहाँ से अप से डाउन देख लीजिए। अप से डाउन देखने पर आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर जो बी वाली आकृति है, ऑप्शन नंबर यहाँ से देखो, ये बी वाली आकृति ये यहाँ पर करेक्ट बैठेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो इस शेप में ऊपर यहाँ पर वर्ग दे रखा है, यहाँ पर ही वर्ग दे रखा है, और ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें भी वर्ग दे रखा है। और नीचे की ओर देखा जाए तो यहाँ पर भी इन पैरों में 2 वर्त बने हुए, यहाँ पर ही बना हुआ है और इसमें भी बना हुआ है, सेम बना हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर बी वाली फिगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 58 की। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया है दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्व धारणाओं में से कौन सी नीत है। अब युक्ति सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है, और पूर्व धारणा फर्स्ट में क्या बोला गया है? पूर्व धारणा फर्स्ट में बोला गया है केवल उपन्यास ही पाठनीय होता है, गलत बात। उपन्यास केवल उपन्यास पठनीय होता है, ये गलत बात है। पूर्व धारणा सेकंड में बोला गया है किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं है, ये भी आपके गलत होगा, क्योंकि हम युक्ति के अनुसार, युक्ति में बोला गया है कि सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि उपन्यास के अलावा और कुछ पढ़ना पसंद नहीं है। तो इसमें पूर्व धारणा फर्स्ट और पूर्व धारणा सेकंड दोनों रॉन्ग हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, न तो 1 और नहीं 2 नीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोला गया? एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। पहले बनाया जाता है वर्ग का क्षेत्रफल है 121 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ये आपके 121 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी हो गई? 11। तो परिमाप कितना होगा वर्ग का परिमाप होता है 4 × A बराबर कितना हो जाएगा? 11 × 4 44। अब इसी प्रकार अब परिमाप तो सेम ही रहेगा, वर्ग का परिमाप 2πr, ये वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा, ये कितना आ रहा है आपका 44। ये परिमाप है, इसको आपको वर्ग को वर्त बनाना है तो परिमाप तो सेम ही रहेगा, बस वर्त का परिमाप कितना होता है 2πr। ये किसके बराबर है? 44 के बराबर। पाई का मान कितना लेना? 22/7 × r बराबर 44। बाई दूनी 44, 44 से 44 कट गया, r का मान कितना हो गया 7। अब निकालना क्या है? निकालना है हमें यहाँ पर वर्त का क्षेत्रफल, वे कितना होता है πr²। तो पाई का मान 22/7 रख दूँ, r² r इंटू ये r, यहाँ से 7 से 7 और 22 154 वर्ग सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है कि उस विकल्प चित्र का चयन करें जो निम्न चित्र सीरीज में आगे आएगा। तो यहाँ से आपको देखना है, फर्स्ट यहाँ पर देखना है, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट, थोड़ा सा मैं इसको एक बार जूम कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से ये आकृति दिखाई देने लग जाए। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये फिगर है 1 2 3 4, यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर ये 4 है, लेकिन यहाँ पर तो ये 4 है, फिर यहाँ पर 1 कम हो गई, नेक्स्ट में यहाँ से 1 कम कर दी, नेक्स्ट में यहाँ से 1 कम करती, तो इस आने वाली फिगर में ये कम करके
2 ये और 2 ये, 4 ही बचेगी। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा? ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं, देखते हैं नीचे जाके ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सेकंड में सी दिख रहा होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। तो फर्स्ट और सेकंड मान लेता हूँ, 2 चचेरे भाई है, उनकी वर्तमान आयु का योग है 61 ईयर, सॉरी 46 ईयर, 46 है, 61 नहीं है, 46 ईयर है। 8 साल पहले बड़े की आयु, मैं इसको फर्स्ट को बड़ा मान लेता हूँ, इसकी 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु के दुगुनी थी। छोटे की आयु की आयु से दुगुनी थी। बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या है, इसकी वर्तमान आयु में निकालनी है। तो मैं यहाँ पर रख दूँ आई, ये निकालना किसकी है, 1 मिनट रुको। बड़े चचेरे भाई की, तो बड़ा मैंने किसको माना है, इस फर्स्ट वाले को, इसकी निकालनी है। तो यहाँ पर सेकंड वाले की जगह मैं रख दूँ i-8 बराबर 2i - 16। ये इधर आएगा तो i + 8 बराबर 2 × i का मान कितना है, यहाँ पर 2, इस i ये इसका मान कितना है, यहाँ से निकालूँ तो 46 - i, 46 - i, i + 8 बराबर कितना हो जाएगा 92 - 2i, 2i इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 3i बराबर 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 84। अब i बराबर कितना हो जाएगा 28। तो i हमने माना था बड़ा चचेरा भाई, तो बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 28 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर आपको सेकंड में दिख रहा होगा 28 ईयर्स, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन होता है। तो एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन जिसमें तने, जड़ और पत्तियों के माध्यम से प्रजनन होता है, वे प्रजनन कौन सा होता है, वे होता है वानस्पतिक प्रजनन। कौन सा, वानस्पतिक प्रजनन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया दिसंबर 2018 में कौन सी तिथि को बुधवार होगा। तो अब दिसंबर 2018 में मैं पहले निकाल लेता हूँ 1 दिसंबर 2018 को कौन सा वार होगा। तो यहाँ पर 2000 कंप्लीट ईयर सबसे पहले देखना है, ये 2018, तो 2018 का वर्ष तो अभी चल रहा है। इससे पहले कंप्लीट वर्ष कौन सा हुआ 2017। उससे पहले देखना है हमें ये शताब्दी है कंप्लीट कौन सी हुई है 1900वीं शताब्दी हुई है। इसमें कितने विषम दिन है, 400 का भाग दें तो कितना बचेगा 416, 300। जब शताब्दी में 400 का भाग देते हैं, सेंस पर 100 बचता है तो विषम दिनों की संख्या होती है 5, सेंस पर 200 बचता है तो विषम दिनों की संख्या होती है 3, सेंस पर 300 बचता है तो विषम दिनों की संख्या होती है 1, और सेंस पर 400 बचता है तो विषम दिनों की संख्या होती है 0। यहाँ पर पहले शताब्दी में हम 300 का भाग देंगे तो विषम आपके सेंस पर कितना बचेगा, सेंस पर बचेगा 300, तो विषम दिनों की संख्या 1, शताब्दी में तो 1 हो गई। अब कंप्लीट ओवर हुए 17, तो 17 वर्षों में साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, तो 17 विषम दिन हो गए। प्लस लीप ईयर कौन कौन सा आएगा यहाँ पर 2004, 2008, 2012 और 2016, तो 4 ये लीप ईयर के 4 विषम दिन हो गए। अब बात करते हैं 2000 भी 2 सेंचुरी है, 2000 में 400 का भाग देने पर 0 बचता है, सेंस पर बचता 0 है, तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 0। अब यहाँ से 2018 साधारण वर्ष है, तो जनवरी में कितने विषम दिन 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर में कितने 2, और दिसंबर हमने 1 दिसंबर को निकालना है तो ये 1। अब यहाँ से देखते हैं 14 और 7 21, 7 3 21, ये तो कट जाएगा 7 के पावड़े से, 3 दूनी 6 1 7, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखना है, यहाँ से 2 2 2 दूनी 2 1 2 2 दूनी 4, 2 6 और 1 ये 7, ये कैंसिल हो गया। 3 3 3 6 3 3 9 3 4 12 और 13 14, ये आपस में कट जाएगा। तो यहाँ से 1 दिसंबर को कौन सा वार निकल गया यार 0 आया तो रविवार। 1 को कौन सा वार होगा रविवार, 2 को कौन सा होगा सोमवार, 3 को मंगलवार, 4 को बुधवार। लेकिन यहाँ पर तो दे रखा है 5 को
बुधवार हमारे आ रहा है 4 को बुधवार। तो यहाँ पर कौन सी गलती कर दी, 1 मिनट रुको। यहाँ पर शताब्दी में तो 1 हो गया विषम दिन, फिर यहाँ पर ये 17 कंप्लीट ईयर्स हो गया 17, और ये 4 हो गया, फिर 3 0 3 2 3 कहीं जोड़ने में मिस्टेक कर दी होगी हमने। 1 मिनट, 17 और 4 21, ये कैंसिल हो गया, 3 3 6 और 1 7, ये कैंसिल हो गया, 2 2 4 2 6 और 1 7 कैंसिल हो गया। अब 3 M 3 3 दूसरे 3 3 3 12 13 14, ये भी कैंसिल हो गया। कितना बचा, 0 बचा। 0 बचता है तो रविवार, 1 बचता है तो सोमवार, फिर 2 बचता है तो मंगलवार, और 3 का होता है बुधवार। लेकिन यहाँ पर तो 5 को बुधवार हो रहा है ना, इससे कैसे हो गया। 1 मिनट में वापस देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 63 को एक बार वापस देखना। इसमें पूछा गया है कि दिसंबर 2018 की कौन सी तिथियों को बुधवार होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि 1 दिसंबर 2018 को कौन सा वार होगा। तो यहाँ पर शताब्दी कौन सी है, 2000। 2000 में विषम दिनों की संख्या शताब्दी में तो होगी 0, 0 विषम दिन हो जाएंगे। और बात की जाए 2018 में, 18 के 1 दिसंबर को निकालना है, तो इससे पहले कंप्लीट वर्ष कौन सा है, 2017। 2017 में 17 तो हो जाएंगे साधारण वर्ष, प्लस 2004 2008 2012 और 2016, ये 4 हो जाएंगे लीप वर्ष। तो लीप वर्षों में विषम दिनों की संख्या 2 होती है, तो 17 तो ये जुड़ गई, और ये 4 लीप वर्ष, उनकी विषम दिनों की संख्या 4 जोड़ दी। अब 1 दिसंबर को निकालना है, तो ये 1, और 2018 में जनवरी में विषम दिन 3 होते हैं, फरवरी में 0 होगा क्योंकि ये साधारण वर्ष है, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में भी 3, और सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, और नवंबर में 2, और 1 दिसंबर को तो हमें निकालना है, वे लिख ही दिया। अब 17 4 21, 7 का भाग देंगे कट जाएगा, 3 M 3 3 दूनी 6 और 1 7, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब 3 M 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 12 और 13 14, ये यहाँ से कट गया। अब 2 M 2 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब शेष कितना बचा, 6 बचता है, तो यहाँ पर होता है शनिवार। क्या होता है, शनिवार। तो 1 आपके दिसंबर को कौन सा वार हो गया, 1 दिसंबर को शनिवार, तो 2 दिसंबर को रविवार, 3 दिसंबर को सोमवार, 4 दिसंबर को मंगलवार, और 5 दिसंबर को बुधवार। अब 5 को बुधवार है तो 5 में 7 जोड़ेंगे, तो 5 को बुधवार है, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे 5 को बुधवार है तो 7 जोड़ेंगे तो 12 को बुधवार होगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 19 का बुधवार होगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 26 को बुधवार होगा। तो 5 12 19 और 26, इन डेटों को दिसंबर महीना 2018 में बुधवार होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया है कि W X Y और Z आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं, इनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 है जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 22 है। तो आंकड़ों का परिसर कितना होगा। अब 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत आरोही क्रम में है, तो W + X + Y, इनका आपके औसत दिया हुआ है 18, तो इनका कुल योग कितना होगा, 54। और फिर बोला गया है 3 अधिकतम संख्याओं का औसत, अधिकतम मतलब X + Y + Z, इनका औसत आपके दिए गए 22, तो इनका टोटल योग कितना होगा, 66। अब हमें निकालना है परिसर। परिसर होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम मतलब यहाँ पर Z सबसे बड़ा है और W सबसे छोटा है, तो इसमें से मैं घटाऊंगा, तो यहाँ से X + Y से X + Y तो कैंसिल हो जाएगा, और Z माइनस ये W हो जाएगा। तो 66 में से 54 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 12। तो इसका परिसर कितना होगा, Z - W = 12। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। इसमें पूछा गया किस प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा लोहे को जंग से बचाने के लिए आपके जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको दिया गया है यहाँ पर tan थीटा = 7/24, तो P का मान क्या होगा। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर यहाँ पर दिया गया है 7/24। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का से K A, तो यहाँ पे लंब 7 है, आधार कितना है 24 है,
तो करंट कितना होगा, ट्रिपलेट 7 24 25, तो यहाँ पर करंट कितना होगा 25। अब आपको पूछा गया टेन थीटा, यहाँ पर देखो टेन थीटा लंब बटा करंट 7/24 रख दूँ, माइनस सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है आपके कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है 25 बटा आधार, तो ये 24 है ही, अपोन में दिया गया साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, कर्ण का मान यहाँ पर 25 और बराबर में दिया गया माइनस पी बटा 28। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का, यहाँ से देखना एक बार, माइनस का 18 बटा 24 इंटू ये 25 ऊपर चला जाएगा 25 बटा 7 बराबर माइनस पी अपॉन 28। अब इसको काटता हूँ मैं एक बार, 7 चौक 28 और ये 4 का भाग इस 24 में कितने बार जाएगा 6 बार, और 6 का भाग पर इसमें कितने बार जाएगा 3 बार, ये माइनस माइनस प्लस, तो पी बराबर कितना होगा 25 75, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला गया है कि दिए गए वेन आरेख में कौन सा कथन उस कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं। अब कोच का बताना है, तो ये कोच को दर्शा रहा है, उस कोच को बताना है जो खिलाड़ी तो है, मतलब प्लेयर तो है लेकिन गर्ल्स नहीं, मतलब ये ट्राइंगल गर्ल्स को बता रहा है। तो ये कोच खिलाड़ी तो है लेकिन ये गर्ल्स नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा पी, ये टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है लुप्त अंक ज्ञात कीजिए यदि इसके गुणक 13 और 11 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 4, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में एक इक्वेशन दी गई है a-1/a बराबर 1 है, तो a² + 1/a² बराबर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है p² + 2a। अब p का मान 1 प्लस यहाँ 2 इंटू a का मान वापिस 1, तो 2 + 1 + 2 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा 3, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में बात करते हैं, ऊपर दिए गए अनुक्रम को देखकर बताएं कि कौन से अक्षर निम्न समूह का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ से देखते हैं हम कि इनमें से कौन सा अक्षर निम्न समूह का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ से देखना N32 और फिर दिया गया है N32, एक मिनट, ए के बाद में ओ आ रहा है कितने, थोड़ा सा इसको मैं एक बार जूम कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। यहाँ से देखना, एक मिनट, हाँ AO+ आ रहा है, तो ए के बाद कितनी स्पेस छोड़ रहा है 1 2 1 2 3 4 5। यहाँ से देखना ये आपको कुछ सीरीज इस प्रकार दी गई है, डॉलर दिया हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ डॉलर, फिर लिखा हुआ M, फिर @ फिर A, फिर हेज, और इसके बाद 2B 4 O एंड 3C 5P + D 2। अब यहाँ से देखो ए नीचे दिया गया A O और प्लस, ए के बाद 1 2 3 4 स्थान छोड़ने के बाद ओ आता है, और ओ के बाद 1 2 3 4 स्थान छोड़ने के बाद कौन आता है पी आता है, @ A हेज 2B 4O, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक मिनट, ए के बाद कितने छोड़ रहा है 2 3 4, और इसके बाद में ओ के बाद में कितना छोड़ रहा है 1 2 3 4 5 छोड़ रहा है, फिर एम के बाद कितना छोड़ रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4, और बी के बाद में कितना छोड़ रहा है 1 2 3 4 5, मतलब पहले अक्षर के बाद में 4 अक्षर छोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है वे लिखा हुआ है। यहाँ पर AO+ लिखा हुआ है, फिर MB+5 लिखा हुआ है, फिर N32 लिखा हुआ है, फिर $2P लिखा हुआ है। तो इनमें तो सीक्वेंस चल रही है सेम। एन के बाद में देखते हैं, देखो एन है यहाँ पर आपके, एन कहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट,
N2 है, यहाँ पे N और N यहाँ पे रह गया। 1 मिनट वो ए से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 5 छोड़ के क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। फिर ओ के बाद में प्लस कितना छोड़ने पर आता है, 1 2 3 4 5 5 छोड़ने पर प्लस आ गया। फिर एम के बाद 1 2 3 4 और 5 छोड़ने पर बी आता है। बी के बाद 1 2 3 4 5 छोड़ने पर 5 आता है। फिर एन देखते हैं, एन के बाद में 1 2 3 4 और 5 छोड़ने पर 3 आता है। और 3 के बाद में 1 2 3 4 5 छोड़ने पर आता है 2। इसके बाद में डॉलर देखते हैं, डॉलर यहाँ पर है। डॉलर के 1 2 3 4 4 छोड़ने पर 4 और 5 छोड़ने पर 2 आ गया। और 2 के बाद में 1 2 3 4 5 5 छोड़ने पर आना यहाँ पर सी चाहिए, आ क्या गया पी। तो ये यहाँ पर श्रृंखला का अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोला गया है, आपको वक्तव्य दिया गया है और नीचे मान्यताएं दी गई है। वक्तव्य में बोला गया है, श्याम गीता को कहता है श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से है। मान्यता पृष्ठ में बोला गया है कि गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है। अब हमें क्या पता पसंद करती है या नहीं करती है। श्याम गीता को कहता है कि श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से है, तो पहला मान्यता गलत हो जाएगी। सेकंड मान्यता की बात करते हैं, श्याम को लोगों को सलाह देने का शौक है। अब ये भी हम नहीं कह सकते वक्तव्य के अनुसार कि उसको सलाह देने का शौक है या नहीं, तो ये भी इसका मान्यता सेकंड ही गलत हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2 दोनों निहित नहीं है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 72 में आपको संख्या दी गई है 32 49, इनका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने में आपको ट्रिक बता देता हूँ। अंत में इकाई का अंक ये 9 आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर करने पर ही 9 आता है और 7 का स्क्वायर करने पर ही 9 आता है। और स्क्वायर करते हैं तो अंतिम 2 अंक को छोड़ देते हैं, फिर रहा 32। अब 32 किसके पास है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। तो 36 तो 32 से ज़्यादा हो गया और 36 से कम 5 का स्क्वायर करने पर 25 आता है, तो यहाँ से उठा लेते हैं हम 5। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा लें। तो अब 32 के पास 36 है या 25, तो यहाँ पर 36 इस 32 के पास है, तो मतलब बड़े वाले के पास है ये। तो इसमें से बड़े वाला कौन है, 7, तो यहाँ से ले लेते हैं 7। तो 57 इसका वर्गमूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 साल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया जाने वाला सामान्य समय कितना है। अब चाल, पहले चाल थी 5, उसके बाद होगी चाल 4। अब चाल हमेशा समय की उल्टी होती है, तो पहले समय लगता था 4 और अब समय लग रहा है 5। समय का अंतर कितना है, 1 का। और ये कहता है कि समय 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो हम कह रहे हैं अंतर 1 का है और ये कह रहा है 15 मिनट का है। तो पहले समय कितना लगता था, 60 मिनट, अब समय कितना लग रहा है, 75 मिनट। और क्वेश्चन में पूछा गया उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय कितना था। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा सामान्य समय था और चाल घटाने पर उसको अब वर्तमान में कितना समय लग रहा है, 75 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 घंटा। अब क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में बोला गया है कि बंगाल का पहला विभाजन वर्ष में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। किसके समय, लॉर्ड कर्जन के समय, 16 अक्टूबर 1905 ये बंगाल विभाजन की डेट रखी गई थी। और इसको कैंसिल कब किया गया था, 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और उस समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड होर्डिंग के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1905 में बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 की डेट रखी गई थी और 1911 में दिल्ली दरबार लगा था लॉर्ड होर्डिंग के समय, और उस समय बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में बोला गया है, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है। ये निम्न में से किस घटना के कारण होता है। तो ये होता है आपके पार्श्व व्युत्क्रमण बोल दो या पार्श्व परिवर्तन बोल दो, इसके कारण होता है। तो आज हमारा जो पेपर नंबर 3 था, जो हुआ था आपको आपके 9/8/2018 की शिफ्ट 3rd में,
ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपके लिए हम यदि इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य है कि आप भी हमें मोटिवेशन देने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन वाला जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हम लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स।